26 फरवरी 1993 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला होता है जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है और तकरीबन 1000 लोग घायल होते हैं। जिसके 5 साल बाद अगस्त 1998 में केन्या और तंजानिया में मौजूद अमेरिकी एम्बेसीज में अचानक बड़े धमाके होते हैं जिनमें 244 लोग मारे जाते हैं और 5000 लोग घायल होते हैं। और फिर आता है अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन 11 सितंबर 2001 जब अमेरिका पर 4 बड़े हमले होते हैं जिसमें 3000 लोग मारे जाते हैं। जिसमें से एक हमला हुआ था दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर पेंटागन पर। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुंह पर एक बड़ा तमाचा था और ये आतंकी हमले करने वाला शख्स था ओसामा बिन लादेन, एक नाम जिसने पूरी दुनिया को खौफ के साए में खड़ा कर दिया। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल कायदा का संस्थापक और अमेरिका पर हुए 4 घातक हमलों का मास्टरमाइंड। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट होने के साथ इतना पावरफुल था कि अमेरिकन एजेंसी CIA ने ओसामा को ढूंढने में हजारों एजेंट्स को दिन रात काम पर लगाया था और अरबों डॉलर खर्चे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में 10 साल लग गए। लेकिन जब अमेरिका की नेवी सील टीम 6 ने पाकिस्तान में छिपे ओसामा को उसके घर से ढूंढ कर निकाला और उसे मारा, तब दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी माना जाने वाला यह आदमी अपनी बीवियों के पीछे भीगी बिल्ली की तरह छिप गया। तो CIA ने इस छछूंदर के बिल को कैसे ढूंढ निकाला और कैसे ऑपरेशन नेपच्यून स्टार लॉन्च करके अमेरिकी सैनिकों ने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा। ओसामा की मौत के बाद उसकी बीवियों का क्या हुआ? अमेरिका ने ओसामा की कब्र बनाने के बजाय उसे समंदर में क्यों फेंक दिया? और कैसे एक अरबपति कारोबारी ओसामा अचानक आतंकवादी बन गया? जानेंगे इस हैरान कर देने वाली डॉक्यूमेंट्री में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। 11 सितंबर 2001 की सुबह अचानक अमेरिका की जमीन पर खौफ का सबसे बड़ा मंजर शुरू हो जाता है। कुछ ही घंटों के भीतर 4 पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक करके 4 अलग अलग लोकेशंस पर क्रैश कर दिया जाता है, जिनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर से टकराते हैं। तीसरा प्लेन अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रतीक माने जाने वाले पेंटागन पर गिरता है, जबकि चौथा एयरप्लेन पेंसिल्वेनिया के खुले इलाके में क्रैश हो जाता है। धुएं और मलबे के बीच पूरा अमेरिका दहशत के साए में डूब जाता है। इस आतंकी हमले के कुछ ही घंटों में 3000 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 200 लोगों ने तो ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में आग लगने की वजह से सैकड़ों मंजिला ऊंचाई से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में तबाह हुई इमारतों के मलबे के साफ करने में ही अमेरिका का करीब 8000 करोड़ का खर्चा आया। और जब दुनिया को पता चला कि दुनिया के सबसे सुरक्षित देश कहा जाने वाला अमेरिका ही सुरक्षित नहीं है, तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट धाराशायी हो गया और 1.4 ट्रिलियन डॉलर का सफाया हो गया। यह हमला इतना दर्दनाक था कि अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी कि हमला करने वाले आतंकी संगठन अल कायदा के आतंकी और उसके कमांडर ओसामा बिन लादेन को पाताल खोदकर भी ढूंढ निकालो और मौत के घाट उतार दो, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने 20 सितंबर 2001 के दिन अमेरिकी संसद में दुनिया के सामने भी कर दी, ये कहते हुए कि ये हमारी आतंकवाद के खिलाफ जंग है। Our war on terror begins with Al Qaeda, but it does not end there. अब अमेरिका को पता चला कि अफगानिस्तान ओसामा को पनाह दे रहा है और अमेरिका सेना ने अगले ही महीने अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। देखते ही देखते अल कायदा के लड़ाकों को देश के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की तरफ खदेड़ दिया गया, जहां उन्होंने टेरा बोरा की दुर्गम गुफाओं में खुद को किले बंद कर लिया। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को पूरा शक था कि ओसामा बिन लादेन बेनी पहाड़ों के बीच कहीं छुपा हुआ है। लोकल अफगान मिलिशिया की मदद से अमेरिकन
अमेरिकन आर्मी ने इन गुफाओं में घुसकर लंबी और खतरनाक जंग लड़ी, लेकिन जब जमीनी ऑपरेशन से कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी तो आखिरकार भारी एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन जब तक अमेरिका ये जंग जीतती तब तक ओसामा यहां से भाग चुका था और ओसामा को पकड़ने का एक सुनहरा मौका गवा दिया गया, जिसके बाद अब वो अगले 10 साल लंबे सर्च ऑपरेशन की महंगी कीमत चुकाने वाले थे। जी हां, यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मैनहंट। CIA, FBI और अमेरिका के पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक ही मिशन था, ओसामा बिन लादेन को ढूंढना, जिसके लिए अमेरिका ने ओसामा की जानकारी देने वाले को $25 मिलियन का इनाम देने का भी ऐलान किया। लेकिन ओसामा कोई साधारण भगौड़ा नहीं था, बल्कि वो बेहद चालाक, बेहद धैर्यवान और हर कदम पर सिस्टम से 2 कदम आगे चलने वाला खिलाड़ी था। ओसामा लगातार अपनी लोकेशंस बदलता रहता, किसी भी तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी से दूरी बनाकर रखता और पूरी तरह अपने वफादार ह्यूमन नेटवर्क पर ही निर्भर रहता था। कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के सुनसान गांवों में, कभी दुर्गम पहाड़ी गुफाओं में, तो कभी किसी आलीशान हवेली की चारदीवारी के पीछे। वह सालों तक CIA की नजरों से छिपा रहा, लेकिन समय समय पर उसके ऑडियो और वीडियो टेप मीडिया के सामने आते रहे, जो दुनिया को यह याद दिलाने के लिए काफी थे कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अब भी जिंदा है और कहीं ना कहीं अगली चाल की तैयारी कर रहा है। जैसे कि 29 अक्टूबर 2004 के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। न्यूज चैनल्स में एक वीडियो टेप चलाई जाती है जो थी ओसामा बिन लादेन की। इसमें वो काफी सेहतमंद दिखा और इसने 9/11 अटैक की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा डायरेक्ट अंदाज में कबूली, जिसने अमेरिका इलेक्शंस में तूफान ला दिया, क्योंकि उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन कैनरी दोनों ही ये वादे करके अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि वो ओसामा को पकड़ कर रहेंगे। I have a plan that will help us go out and kill and find the terrorists, and I will not stop in our effort to hunt down and kill the terrorists. लेकिन असल में ओसामा को पकड़ने की CIA की सभी लीड्स ठंडी पड़ रही थी और उन्हें समझ आ गया कि ओसामा को सीधे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर उसके सबसे भरोसेमंद कुरियर यानी संदेशवाहक तक पहुंच बना ली जाए तो शायद उसके ठिकाने का राज खुल सकता है, और यही स्ट्रेटजी आगे चलकर निर्णायक साबित हुई। CIA ने अलकायदा से जुड़े कई खतरनाक आतंकवादियों को पकड़कर दुनिया की सबसे कुख्यात जेल गुआंतानामो बे में डाल दिया, जहां उन्हें बेरहमी से मारा पीटा गया और पूछताछ की गई। इसी दौरान एजेंसी के हाथ एक बड़ा नाम लगा, खालिद शेख मोहम्मद, अलकायदा का ऑपरेशनल कमांडर यानी संगठन की ऊपरी परतों तक सीधे पहुंच रखने वाला शख्स। 1 मार्च 2003 को पाकिस्तान के रावलपिंडी से उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर उससे निकलवाया गया एक और अहम सुराग। साल 2004 में उसने एक ऐसे आदमी का नाम लिया जो ओसामा का सबसे भरोसेमंद कुरियर माना जाता था, अब्बू अहमद अल कुवैती। अब CIA की पूरी ताकत इस एक नाम के पीछे लग चुकी थी। करीब 3 साल तक एजेंसी उसके साए तक को पकड़ नहीं पाई, लेकिन 2007 में एक नई जानकारी सामने आई। कुवैती दरअसल इब्राहिम अहमद नाम का पाकिस्तानी नागरिक है, जिसका परिवार हाल ही में कुवैत शिफ्ट हुआ था। इसके बाद कई सालों तक उसकी गतिविधियों पर चुपचाप निगरानी रखी गई और आखिरकार 2010 में CIA के एजेंट्स ने उसे पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में जाते हुए ट्रैक कर लिया। वहां उसने एक रहस्यमयी और बेहद सुरक्षित कंपाउंड में रहना शुरू किया। चारों तरफ लगभग 18 फीट ऊंची दीवारें, ना कोई फोन लाइन, ना इंटरनेट कनेक्शन, ना खिड़कियों से झांकती कोई हलचल, और अंदर रहने वाले लोग भी शायद कभी बाहर दिखाई नहीं देते थे। CIA को यहीं से पहली बार महसूस हुआ कि यह ठिकाना किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। करीब 5 महीनों तक इस कंपाउंड पर नजर रखी गई, जिसमें कई ऐसे संकेत मिले कि शायद ओसामा बिन लादेन भी इब्राहिम अहमद के साथ इसी कंपाउंड के अंदर छिपा हुआ है। जैसे ही एजेंसी को पता चला कि घर के अंदर कई लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कभी बाहर नहीं निकलता, सिर्फ इब्राहिम ही कभी कभी बाहर जाकर जरूरी सामान लेकर आता था। यहाँ तक कि घर का कूड़ा कचरा भी बाहर फेंकने के बजाय पास के खाली मैदान में जला दिया जाता था, ताकि कोई सुराग पीछे ना छूटे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि खुद इब्राहिम भी बाहर से लौटकर हमेशा गेस्ट हाउस वाले हिस्से में ही ठहरता था
और मुख्य इमारत की तरफ शायद ही जाता था, मानो वो अपने ही घर की चौकीदारी कर रहा हो। जब इस कंपाउंड पर सैटेलाइट्स और स्पाई ड्रोन के जरिए और बारीकी से निगरानी रखी गई तो ऊपरी मंजिल की बालकनी में रोज एक लंबा चौड़ा शख्स टहलता हुआ दिखाई देता। उसकी चाल ढाल और कदकाठी देखकर CIA का शक और गहरा हो गया, क्योंकि ओसामा का कद भी करीब 6 फीट 4 इंच बताया जाता था। हालांकि दूरी ज्यादा होने की वजह से कैमरे उसकी साफ पहचान नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में CIA ने एक बेहद चालाकी भरा दांव खेला। फेक वैक्सीनेशन ड्राइव के बहाने एक स्थानीय डॉक्टर को उस घर तक पहुंचाया गया। बताया जाता है कि उसी दौरान उस डॉक्टर ने अपनी आंखों से उस रहस्यमयी शख्स को देखा और एजेंसी को खबर दी कि जिस आदमी की तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है वो यहीं छिपा बैठा है। ये खबर मिलते ही अमेरिका के हाई कमांड में जैसे भूचाल आ गया। CIA डायरेक्टर लियोन पेनेटा तुरंत व्हाइट हाउस पहुंचे और राष्ट्रपति बराक ओबामा को बताया, हमने ओसामा बिन लादेन का ठिकाना ढूंढ निकाला है। इसके बाद ओसामा ने बिना वक्त गवाए उसे खत्म करने के लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन को मंजूरी दे दी और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, जिसमें अमेरिकन नेवी की सील टीम 6 सीधा ओसामा के घर कमांडो स्ट्राइक करके उसे मौत की नींद सुलाने वाली थी। लेकिन यह मिशन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि एक तो अमेरिका ने पाकिस्तान को भी नहीं बताया था और दूसरा ये कि बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से काफी करीब था। ऐसे में अगर पाकिस्तानी मिलिट्री वहां पहुंच जाती तो नेवी टीम 6 के जवानों को उनसे भी लड़ना पड़ता और शायद दो देशों के बीच युद्ध की चिंगारी लग जाती। इसी वजह से इस मिशन में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए उनके अंदर सीक्रेट स्लेथ टेक्नोलॉजी लगाई गई ताकि वो पाकिस्तानी सेना के रडार पर ना दिखें। फिर 1 मई 2011 की रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान के जलालाबाद में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेस से उड़ान भरी। कुछ देर उड़ने के बाद ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा में घुसे और कुल 1.5 घंटे की उड़ान भरने के बाद पाकिस्तान के एबटाबाद में मौजूद एक बड़े से कंपाउंड में उतरने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर तकनीकी गड़बड़ी का शिकार होकर कंपाउंड की दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा, लेकिन कमांडोज उसमें से सही सलामत बाहर निकल आए। फिर दूसरे हेलीकॉप्टर ने सेफ्टी के साथ अहाते के बाहर लैंड किया। इन सब से बहुत ऊपर एक ड्रोन हवा में उड़ रहा था। व्हाइट हाउस में ये सीन लाइव देखा जा रहा था। इसके बाद धमाकों की गूंज के साथ कंपाउंड का मुख्य गेट उड़ाया गया और नेवी सील टीम अंदर घुस गई। रास्ते में सामने आए लादेन के गार्ड्स को एक एक करके ढेर किया गया और हर फ्लोर को बेहद सावधानी से क्लियर किया जाने लगा। गोलियों की तड़तड़ाहट और ग्रेनेड्स के धमाकों के बीच कमांडोज तेजी से ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ते गए। आखिरकार तीसरी मंजिल का दरवाजा तोड़ा गया और सामने था वो शख्स जिसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया पिछले 1 दशक से जाल बिछा रही थी, ओसामा बिन लादेन। बताया जाता है कि उसने आखिरी कोशिश में अपनी पत्नी को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजी और आतंक का वो चेहरा हमेशा के लिए जमीन पर ढेर हो गया। करीब 40 मिनट तक चले इस हाई रिस्क ऑपरेशन के बाद कमांडोज ने लादेन की बॉडी के साथ साथ वहां मौजूद हार्ड डिस्क और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के राज दुश्मन के हाथ न लग जाएं, इसलिए उसे विस्फोट से वहीं नष्ट कर दिया गया और फिर पूरी टीम सुरक्षित बेस की ओर लौट गई। कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया के सामने आकर ऐलान किया, जस्टिस हैज बीन डन। ओसामा बिन लादेन अब मर चुका है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. इस तरह दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी का खात्मा हुआ और अमेरिका ने ओसामा की लाश को अरब सागर में बहा दिया। लेकिन समंदर ही क्यों? तो इसके जवाब में बताया गया कि कोई सऊदी अरब ने लादेन को अपनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए समंदर ही आखिरी ऑप्शन बचा था। हालांकि इसका एक कारण ये भी था कि कब्र मौजूद होने पर वो आतंकवादियों के लिए तीर्थस्थल बन जाती, इसलिए समंदर में दफनाना ही
सबसे बेहतर चुनाव था। लेकिन दोस्तों, ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद एक सवाल पूरी दुनिया के दिमाग में घूमने लगा कि आखिर उसकी बीवियों का क्या हुआ, क्योंकि उस रात एबटाबाद के उसी कंपाउंड में उसकी कई बीवियां और बच्चे भी मौजूद थे। तो ऑपरेशन के दौरान हुई गोलीबारी में उसकी सबसे छोटी पत्नी अमल अल सद्दाह घायल हो गई थी, जबकि बाकी महिलाओं और बच्चों को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी हिरासत में ले लिया। कई हफ्तों तक उनसे पूछताछ होती रही, क्योंकि शक था कि उनके पास अलकायदा के नेटवर्क से जुड़ी कोई अहम जानकारी हो सकती है। बाद में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से देश में रहने के आरोप में कुछ समय की सजा सुनाई और सजा पूरी होने के बाद साल 2012 में ओसामा की तीनों बीवियों खैरिया, सिहाम और अमल के साथ बच्चों को सख्त सुरक्षा के बीच उनके मायके देशों सऊदी अरब और यमन वापस भेज दिया गया। बताया जाता है कि इसके बाद उन्होंने पूरी तरह गुमनामी की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक अरबपति कारोबारी के घर में पैदा हुआ ओसामा बिन लादेन आखिर इतना बड़ा आतंकवादी कैसे बना। दरअसल 1957 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जन्मा ओसामा बेहद अमीर और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन शाही परिवार के करीबी माने जाते थे और उसकी गिनती देश के बड़े बिजनेसमैन में होती थी। बचपन से ही ओसामा एक सख्त धार्मिक माहौल में पला बढ़ा और किशोरावस्था में ही उसके भीतर कट्टर सोच की जड़ें जमने लगीं। पिता की अचानक मौत के बाद कम उम्र में ही उसे $30 मिलियन की विरासत मिली, लेकिन इसी दौर में उसकी जिंदगी का रुख बदलने लगा। कॉलेज के दिनों में जिहाद से जुड़ी विचारधाराओं का उस पर गहरा असर पड़ा। 1980 के दशक में अफगानिस्तान सोवियत युद्ध ने उसकी सोच को पूरी तरह एक नए रास्ते पर मोड़ दिया। वो अपनी दौलत और संसाधनों के साथ इस लड़ाई में कूद पड़ा, मुजाहिदीन की मदद करने लगा और धीरे धीरे खुद भी एक मिलिटेंट लीडर के तौर पर उभर आया। 1988 में उसने अलकायदा जैसे संगठन की नींव रखी, जिसका मतलब था आधार और मकसद पूरी दुनिया में जिहाद फैलाना। और 1990 के गल्फ वॉर के दौरान जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो ओसामा अपने फौजियों के साथ सऊदी अरब के राजा फहद के पास गया और बोला, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेकिन राजा ने उसे ठुकराकर अमेरिका से मदद मांगी। यही वो पल था जब ओसामा के दिल में अमेरिका के खिलाफ नफरत की चिंगारी आग बन गई और उसने अगले 15 सालों में अमेरिका पर 4 बड़े आतंकी हमले कर दिए। अब दोस्तों, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को तो मार दिया, लेकिन अलकायदा से ISIS तक दुनिया भर में अनगिनत आतंकी संगठन आज भी पनप रहे हैं। तो क्या कभी दुनिया में आतंकवाद को उसकी जड़ों से खत्म किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखते रहने के लिए हिडन साइड चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।